हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में, नेशनल लोक अदालत के बारे में, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, जो कल 11 फरवरी 2023 को सारे देश में लग रही है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, सारे देश के हर कोने में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसको बोलते हैं टेम्परेरी लोक अदालत, जो कि हर 3 महीने में लगती है। हर साल 4 बार लोक अदालत का आयोजन होता है। अभी फरवरी में हो रहा है, इसके बाद मई में होएगा, इसके बाद सितंबर में होएगा और इसके बाद दिसंबर में। 4 बार टेम्परेरी लोक अदालत सारे देश के हर कोने में लगती है। सवाल ये पूछते हैं लोग हमारे से कि लोक अदालत का आयोजन होगा कहां, लोक अदालत लगेगी कहां। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट है, वहीं पे लोक अदालत का आयोजन होगा। आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि आपके नियर बाय लोक अदालत का आयोजन कहां हो रहा है, कहां पे हो रहा है। वैसे तो आप अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपसे सेटलमेंट करना चाहती है, उसने खुद से ही आपके पास लोक अदालत का नोटिस भेज रखा होगा। अब लोक अदालत में सेटलमेंट करवाने का, लोक अदालत को पहली बात तो समझे लोक अदालत है क्या। लोक अदालत जो है कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौता करने की अदालत है। लोक अदालत से कभी भी किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती, किसी को जेल की सजा नहीं मिलती, ना ही किसी का प्लंटी किसी के ऊपर लगाई जाती है। लोक अदालत में लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि जो कोर्टों में बर्डन है हमारे देश की कचहरियों में, वो कुछ कम हो सके। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट लोक अदालत भी लगती है, जिसका आयोजन हर सैटरडे को होता है। अब जो लोक अदालत हमारे देश में लगेगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी। वहां पे जाके सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज करने का फायदा क्या है भाई। एक तो वहां एडवोकेट की जरूरत नहीं है आपको किसी भी। दूसरा, आपकी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तीसरा और सबसे बड़ा, अगर आपने वहां पे जाके सेटलमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, तो उस जो डिसीजन वहां से आएगा, उसको किसी भी अन्य कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे तो आपने देखा होगा, चाहे सिविल का मैटर है, चाहे क्रिमिनल का मैटर है, अगर लोअर कोर्ट से कोई आदमी हार गया तो अपर कोर्ट में चला जाएगा, सेशन कोर्ट में चला जाएगा, सेशन कोर्ट से हार गया हाई कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट से हार गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हर आदमी के पास राइट्स और अधिकार है। हमारे देश में 2 ही तरह के केस होते हैं, सिविल या क्रिमिनल। उन्हीं की आगे अलग अलग ब्रांड है भाई, अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो कभी भी नहीं बदलता। 2 तरह के केस होते हैं, या तो सिविल का या क्रिमिनल का, या दीवानी का या फौजदारी का। इसके अलावा हमारे देश में कोई केस नहीं होता, और वो लोअर कोर्ट से जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन अगर लोक अदालत में एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर वो किसी भी अपर कोर्ट में आप उसको ना आप लेके जा सकते, ना वो बैंक एनबीएफसी कंपनी लेके जा सकती। लेकिन उसमें हर तरह के केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये बात ध्यान रखने योग्य है भाई। कोई कत्ल का केस चल रहा है, 302 का है या 307 का है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, इरादा कत्ल है, वो उसमें सेटलमेंट नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। उसमें लोक अदालत में सिर्फ वो केस सेटलमेंट होते हैं, उनमें समझौता है जो कंपाउंडिंग होते हैं, समझौता योग्य होते हैं। जैसे चेक बाउंस का, बैंक से संबंधित वित्तीय लेन देन का, या बिजली बोर्ड का, या पानी का, या कोई चालान कट गया हो। चालान कट गया मतलब पुलिस का चालान नहीं, किसी का गाड़ी का चालान कट गया, इस तरह के, या कोई इंश्योरेंस के क्लेम का, इस तरह के केस जो भी समझौता योग्य केस हैं, या कोई फैमिली डिस्प्यूट है किसी का, मियाँ बीबी का है, वो भी उसमें जा सकता है। मतलब जो भी समझौता योग्य केस हैं वो उसमें जा सकते हैं।
अब सवाल ये आता है कि आप खुद से चाहे जा सकते हैं क्या उसमें, लोक अदालत में? उसका जवाब ही है कि आप जा सकते हैं खुद से। आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के देनी है, ना ही उसमें कोई कोर्ट फीस लगेगी। अब बहुत से लोग हमारे से कमेंट करते हैं, कुछ झोला छाप यूट्यूबर है जिनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, भाई खुद से ही लोक अदालत में चले जाओ। अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा देना है तो आप खुद से कभी भी, मेरी एडवाइस है, खुद से कभी भी सामने से लोक अदालत में ना जाओ कॉम्प्रोमाइज के लिए, समझौते के लिए। आपका कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा, समझौता तो हो जाएगा वहां उस बैंक एनबीएफसी कंपनी से, लेकिन डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। अरे यार वही लगी फटने खैरात लगी बटने, खुद ही जाएंगे यार, इनकी अपनी कांच निकल रही, इनको खुद पैसे चाहिए। अगर ये खुद जाएंगे तो आपको 75% डिस्काउंट भी मिल सकता है प्रिंसिपल के ऊपर। अगर आपने 10 लाख रुपए देने हैं, इन्होंने ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के उसके 17 लाख रुपए कर दिए हैं, डज नॉट मैटर, 10 लाख का 75% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अब लोक अदालत का मान लो आपके घर नोटिस आ गया मकान दुकान पे, आपने वो नोटिस रिसीव नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी केस चला हुआ है किसी भी कोर्ट में और वो अब लोक अदालत में आ गया समझौते के लिए, तो वो एज इट इज दोबारा उसी अदालत में चला जाएगा लोक अदालत से। जब आप वहां पे आपने नोटिस नहीं लिया तो इट मीन्स ये समझा जाएगा कि ये आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो दोबारा फिर वहीं चला जाएगा, तो वो दोबारा एज इट इज चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नोटिस को रिसीव कर लिया, आप नहीं गए लोक अदालत में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मान लिया जाएगा कि यह आदमी समझौता नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, फिर चाहे आपके ऊपर केस भी ना चल रहा हो अगर आप नहीं गए तो। उसके अलावा अगर आपने नोटिस को रिसीव कर लिया और आप लोक अदालत में चले भी गए तो आपको वहां पे कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा, जज साहब के द्वारा आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा या किसी भी अन्य आदमी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको समझौता करना ही करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है कि आप समझौता करें, आपकी मर्जी आप ना करें, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, भले ही आप वहां पे जा रहे हो। एक चीज का ध्यान रखें, ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले वहां पे कनोपी लगा के पहले ही बैठे रहते हैं और कहते हैं आ जाओ भाई साहब सेटलमेंट हो जाएगी, इस फार्म पे साइन कर दो। किसी भी फार्म पे कोई साइन नहीं कर रहे जब तक जज साहब के सामने आपकी सेटलमेंट, आपका कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। आप जज साहब के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं कि भाई मैं तो 25% तक पैसे दे सकता हूं। हां यह जरूर करें कि कुछ अमाउंट आप वहां पे लेके जाएं। अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपका सेटलमेंट वहां पे हो सकता है अगर नोटिस आया हुआ है तो। अगर नोटिस नहीं आया हुआ तो ऐसा बेअक्लापन बिल्कुल ना करें। कभी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए खुद से सामने से प्रपोजल ना रखें। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को यह ना बोले कि मैं समझौता करना चाहता हूं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं, सेटलमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ये राइट्स नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। ये कानून ने हमें अधिकार नहीं दिया है कि हम बैंक को फोर्स कर सके कि उसको सेटलमेंट करनी पड़ेगी या एनबीएफसी कंपनी को। वो तो वही लगी फटने खैरात लगी बटने, जब इनकी कैच लगट जा अपने आप ही करें यार। ये तो हमें कोई जरूरत नहीं है उनको फोर्स करने की, उनसे प्रपोजल रखने की उनके आगे कि भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। वो खुद से ही सेटलमेंट करना चाहते हैं। और एक चीज और, क्योंकि 31 मार्च को ईयरली क्लोजिंग हो रही है, सारे देश की सालाना क्लोजिंग हो रही है हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी की। यह ब्रिटिश काल से नियम चला रहा है कि 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्लोजिंग होती है। 31 मार्च को फाइनल क्लोजिंग होती है। इनका जो साल होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। वैसे तो 31 दिसंबर को सारी दुनिया के अंदर साल खत्म हो जाता है, लेकिन जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जो भी वित्तीय वर्ष है, वो हमेशा 31 मार्च को बंद होता है। तो हर बैंक एनबीएफसी कंपनी अब चाहती है अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा करना, अपने अकाउंट को, अपने लेजर को, ताकि उसमें से जो भी प्रॉफिट मान लो 500 करोड़ का हुआ है
100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया तो उसमें 100 करोड़ रुपए घटा के 400 करोड़ रुपए अपना नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ उसमें लिख देगी। लेकिन वो होगा कब? जब ईयरली क्लोजिंग 31 मार्च से पहले पहले वो क्लोज उसको कर देगी, वो पैसा उसके पास आ जाएगा। इस टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है जो 11 फरवरी को कल लोक अदालत लगेगी। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि हर 3 महीने के बाद लोक अदालत का आयोजन होता है, लेकिन जब भी फरवरी में लोक अदालत का आयोजन होता है तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपने इसमें सेटलमेंट नहीं की, आप लोक अदालत में नहीं की किसी कारण से, तो 31 मार्च तक आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। अपने मुंह से कभी ना बोलें। जब भी सेटलमेंट करना चाहते हैं, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। अगर लोक अदालत में आपके रेट में 75% डिस्काउंट में सेटलमेंट हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज 25 मार्च तक अपने मुंह से आना भरें। ये अगर आपका 1.5-2 साल पुराना लोन है तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है 25 मार्च 2023 तक, क्योंकि उस टाइम 6 दिन रह जाएंगे। जैसे रॉकेट जब उड़ने वाला होता है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही जैसे ही 10 दिन रह जाएंगे, मतलब 21 मार्च आ जाएगा तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लोक अदालत में अपना समझौता करवा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो ये चवन्नी छाप कुछ सौदा नहीं है। राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो कुछ सौदा ही नहीं है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी अगर डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी अगर आपकी डिफॉल्ट हो गया तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लोन की EMI डिफॉल्ट होने में डायरेक्ट कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं कर सकता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, ना ही कोई पुलिस वाला आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, जमीन जायदाद, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम पे आ सकता है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी की रिकवरी करके देने का। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश भारतवर्ष में है। इन चवन्नी छापों ने इसको तालिबान बना रखा है, तालिबान का कानून यहां लागू कर रखा है। इनसे डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने और अधिकार जाने। लाखों आदमी इन भिखमंगों को चवन्नी छापों के कारण सुसाइड कर चुके हैं हमारे देश में, और करोड़ों आदमियों को इन्होंने आत्महत्या की कगार पे पहुंचा दिया है। लेकिन मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के सुसाइड करने से बच चुके हैं, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता लग गए हैं, अधिकार पता लग गया है। और होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जा रही है तो करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा दूंगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में NI एक्ट बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आ रहा है, 99% तो चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस है वो फेक है, जेन्युइन है। अगर जेन्युइन लग रहा है तो ई कोट लोड कर ले अपने फोन में, ई कोट लोड करके उसको चेक कर ले। इजिली, बहुत आसान है चलाना। अगर नहीं चलाना आता तो यूट्यूब पे 500 वीडियो डली हुई है जहां पे आपको पता लग जाएगा कि ई कोट को चलाते कैसे हैं। अगर असल में आपके ऊपर केस हो चुका है, क्योंकि ई कोर्ट के अंदर कोई फेक एंट्री चवन्नी छाप नहीं कर सकते। फेक नोटिस तो बना देते हैं लेकिन ई कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते। ये जो ऐप है गवर्नमेंट का ऐप है, ई कोर्ट
सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। अगर केस असल में हो चुका है तो इसको कभी हल्के में ना लें, कभी इसको अवॉइड ना करें। यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाती है, सेम डे हो जाती है, बाय एंड हो जाती है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो ये कोर्ट की अवमानना में भी कंसिडर हो सकता है। पहले आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर नहीं जाएंगे तो नॉन बेलेबल हो जाएगा, फिर भी नहीं अगर आप जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है अगर इसको इग्नोर करेंगे। मतलब कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, तो इसको कभी भी हल्के में ना लें, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपका केस एनपीए में जा चुका है और आपका मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का कोई भी आपका लोन है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए और उसको 1 करोड़ रुपए इन्होंने उसकी वैल्यू लगाई है, तो आप एक सिंपल नोटिस इशू करें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए वैल्यू लगाई है तो आप उसी लोकेशन पे जहां पे मेरी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना है या मेरा फ्लैट है, जिस लोकेशन पे है, जितने गज का है, जितने स्क्वायर यार्ड का, जितने स्क्वायर फुट का मेरा फ्लैट है, जिस सोसाइटी में है, जितने बीएचके का है, उतने बीएचके का, उतने स्क्वायर फुट का, उसी सोसाइटी में 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए, सेल करने के लिए तैयार है, तो मैं भी मान लूंगा कि मेरी मार्केट वैल्यू मेरी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए है। राइट, तो मेरी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए में सेल करके 1 करोड़ रुपए अपना ले और 2 करोड़ रुपए मुझे दे। ना नो मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। जब भी आपके पास कोई ऐसा नोटिस आ रहा है या आपको एनपीए में आपका केस चला गया, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, तो ये सरफेसी एक्ट आपके ऊपर लगाएंगे। अगर अब तक आप ईएमआई पे कर चुके हैं, आपको लगता है कि आगे मैं ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 100% लगाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन करेंगे, बोली करेंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, डज नॉट मैटर, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।